दुनिया भर में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत के आंकड़ों में 60% आंकड़ा कुपोषण से होने वाली मौतों का है। भारत में 85% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स और हंगर वॉच की हालिया रिपोर्टों के मुताबिक भारत में कुपोषण की समस्या कोविड महामारी के दौरान और बढ़ी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अलग अलग प्रकार के कुपोषण देश के आर्थिक विकास की दर को, शिक्षा के अभाव, सोचने और समझने की शक्ति में कमी, वयस्क श्रम की उत्पादकता में कमी के कारण करीब 8% तक घटा देते हैं। भारत में करीब 80 लाख बच्चे सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन अथवा सैम के शिकार हैं। यह आंकड़ा इसलिए गंभीर है क्योंकि सैम से ग्रसित बच्चों की मृत्यु की संभावना आम बच्चों से 9 गुनी ज़्यादा है। झारखंड विधानसभा टीवी अपने साप्ताहिक कार्यक्रम हेल्थ इज वेल्थ में महत्वपूर्ण जन स्वास्थ्य के विषयों पर चर्चा करता रहा है। आज इस कड़ी में हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर विकास चर्चा करेंगे पोषण की। नमस्कार। हेल्थ इज वेल्थ कार्यक्रम के इस अंक में आज हम जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पोषण के महत्व की चर्चा करेंगे। अगर संक्षेप में हम ये कहें कि जो पोषण है वो स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क का आधारशिला है, तो ये बिल्कुल ही सटीक बात होगी। न्यूट्रिशन कई मायनों में एक राष्ट्र के विकास का द्योतक है। न्यूट्रिशन एक तरह से हमारा कितना डेवलपमेंट हुआ है हमारी सोसाइटी में, उस बात का एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। तो शुरुआत इस बात से करें कि ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो जो पोषण, जो हम लोग खाना खाते हैं, उस भोजन में जो आवश्यक तत्व होते हैं या जो अवयव होते हैं, उसको न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स। तो शरीर में इन सब चीजों का बहुत महत्व है, इसीलिए हमारे पोषण में इन सब चीजों की सही मात्रा होनी चाहिए। भोजन में अगर इन सब आवश्यक अवयवों की अगर कमी होगी तो उस स्थिति को हम कुपोषण कहेंगे। और कुपोषण के बहुत सारे गंभीर परिणाम होते हैं। कुपोषण अपने आप में कुपोषण को जन्म देता है। मतलब कोई व्यक्ति अगर कुपोषण का शिकार हो गया तो उसकी समस्या बढ़ती रहेगी, क्योंकि कुपोषण की वजह से शरीर का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो कम हो जाता है, इम्यूनिटी कम हो जाती है, उसकी वजह से उसको भूख कम लगता है, और जब व्यक्ति को भूख कम लगता है तो वो कम खाता है, और वो कम खाता है तो वो और कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो इसको एक विशियस साइकिल बन जाता है जिसमें कुपोषण और कुपोषण को जन्म देता है। इसीलिए हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पोषण के सही तरीके हम जानें और सही पोषण लें, जिससे हम कुपोषण और उससे होने वाले दुष्प्रभाव से बच सकें। तो सबसे पहले इस परिप्रेक्ष्य में रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, इस कॉन्सेप्ट को रखा गया है। तो आमतौर पे जो एक वयस्क व्यक्ति है, पुरुष है, उसको करीब 2300 से 2400 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है प्रतिदिन, और महिलाओं में ये लगभग 1800 से 2200 के आसपास होती है। अब ये एक जनरल गाइडलाइन है, लेकिन जो लोग ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, या फिर जो महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती हैं, या फिर प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनमें इसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन हम डिस्कशन के लिए एक सामान्य वयस्क व्यक्ति का जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसी को लेके चलेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, एक सामान्य वयस्क पुरुष को करीब 2400 किलो कैलोरी की ज़रूरत होती है, और एक सामान्य महिला को करीब 1800 से 2200 किलो कैलोरी की ज़रूरत होती है। तो ये जो एनर्जी है ये हमको खाने से मिलती है। तो यहाँ पे मैं कुछ रोचक कह सकते हैं कि कुछ रोचक जानकारी देना चाहूँगा। जैसे हम एक समोसा खाते हैं तो एक समोसे में करीब 256 किलो कैलोरी होती है, और हमारी एक दिन की जो रिक्वायरमेंट है वो आमतौर पे 2400 किलो कैलोरी है।
तो आप समझ सकते हैं कि ये समोसा, कचौरी, ये जो हम खाते हैं उससे हम कितनी ज़्यादा कैलोरी ले रहे हैं। कचौरी में भी करीब करीब 250 कैलोरी होती है। इसके अलावा जो हम पूरी खाते हैं उसमें भी एक पूरी में करीब करीब 70 से 90 किलो कैलोरी होती है। या फिर हम एक पराठा की अगर बात करें तो उसमें करीब करीब 180 किलो कैलोरी होती है। इसी तरह से जो हम अनाज खाते हैं जैसे कि वीट है, 100 ग्राम वीट में करीब करीब 350 किलो कैलोरी होती है। चावल में भी लगभग इतना ही होता है। और बाजरे में अगर बाजरे की बात करें तो उसमें भी 350 किलो कैलोरी के आसपास होता है। तो ये सब हमको जानना इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने खाने में रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस के हिसाब से हर चीज़ों की मात्रा रखें। तो इसलिए इन चीज़ों को जानना ज़रूरी है। अब जो ये तो हाई कैलोरी डाइट के बारे में मैंने बताया। अब जो लो कैलोरी डाइट है उसका जिक्र अगर करें तो दलिया है, जिसमें 100 ग्राम दलिया में 80 किलो कैलोरी होती है। या फिर खिचड़ी है जिसमें 160 किलो कैलोरी है। उसी तरह से पोहा है जिसमें 120 किलो कैलोरी होती है। या फिर वेजिटेबल है या सैलड्स हैं जिसमें करीब करीब 50 से 80 किलो कैलोरी होती है। उसी तरह से इडली में 155 किलो कैलोरी और डोसे में, प्लेन डोसा में अराउंड 250 किलो कैलोरी होती है। तो हर फूड के डिफरेंट कैलोरीज कितनी हैं इसको जान के हम अपने खाने में उसकी सही मात्रा को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है जो भोजन के विभिन्न तत्व हैं वो हमारे शरीर में किस तरह से इम्पोर्टेंट हैं और उसकी क्या मात्रा होनी चाहिए जिससे कि हमारा संपूर्ण विकास, समेकित विकास सही तरीके से हो। तो इसमें जो सबसे पहला अवयव है वो है प्रोटीन। अब प्रोटीन जो है वो शरीर का जो ग्रोथ है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी मांसपेशियों का इससे गठन होता है, हमारा ओवरऑल वृद्धि होती है हमारे शरीर में। इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम और एंटीबॉडीज बनाने में प्रोटीन का हेल्प होता है। तो प्रोटीन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है और हमारे खाने में इसकी भरपूर मात्रा होनी चाहिए। एक अडल्ट व्यक्ति को जो पर डे प्रोटीन चाहिए वो करीब करीब 1 किलोग्राम पर केजी पर डे का है। कहने का मतलब है कि अगर कोई 60 केजी का व्यक्ति है तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो उसी हिसाब से हमको प्रोटीन की मात्रा शरीर में लेनी चाहिए। अब मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा कि प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट क्या है। तो इसमें सबसे अच्छा जो प्रोटीन है वो सोयाबीन है, जिसके 100 ग्राम में करीब करीब 43 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके अलावा एग है जिसमें अराउंड 14 से 15 ग्राम प्रोटीन है। और मीट है जिसमें 20 से 25 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है। इसी तरह से जो ग्राउंड नट है या दालें हैं उसमें भी करीब करीब 20 से 25 ग्राम प्रोटीन होता है। तो इसी हिसाब से अपनी हम प्रोटीन की मात्रा शरीर में कैलकुलेट करके अपने खाने में ऐड कर सकते हैं। अगर प्रोटीन की मात्रा शरीर में सही नहीं होगी, कम होगी, तो एक बहुत ही गंभीर बीमारी इससे होती है जिसको कहते हैं प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, जिसके बहुत सारे लक्षण और बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। प्रोटीन के बाद जो खाने का जो एक महत्वपूर्ण अवयव है वो है फैट। तो फैट जो है वो शरीर में उसका मुख्य काम ये है कि वो शरीर की एनर्जी को स्टोर करता है और ज़रूरत पड़ने पे शरीर उस एनर्जी को बर्न करके, फैट को बर्न करके एनर्जी को लेता है। जैसे कि अगर हम फास्टिंग स्टेट में हो तो फैट बर्न होता है जिससे हमको एनर्जी मिलती है। लेकिन जो रिकमेंडेड फैट का कंपोनेंट है हमारी जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसका 20 से 30% ही फैट से आना चाहिए, बाकी हमको कार्बोहाइड्रेट से मिलना चाहिए। और फैट का शरीर में काफ़ी महत्वपूर्ण काम है, जैसे कि एक तो एनर्जी का सोर्स है, स्टोरेज का सोर्स तो है ही, इसके अलावा व्हीकल फॉर विटामिन एब्जॉर्प्शन है। जैसे विटामिन के, ए, ई और डी, ये विटामिन फैट में सॉल्युबल होते हैं और फैट सॉल्युबल होने के बाद ही इनका एब्जॉर्प्शन होता है और फिर उन विटामिन का हम फ़ायदा उठा पाते हैं। इसके अलावा जो कोशिकाएं होती हैं उसकी जो भित्ति है वो फैट से बनती है। तो और बहुत सारे हार्मोन में भी फैट का उपयोग होता है शरीर के अंदर। तो फैट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी आवश्यकता है शरीर को।
और जो अगर हम रिकमेंडेड डेली डोज की बात करें फैट की, तो वो करीब करीब 20 ग्राम प्रतिदिन हम लोग का होना चाहिए। अगर शरीर में फैट की मात्रा बढ़ जाती है तो ये बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है, जिसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, जो हृदय संबंधी रोग हैं, वो ज़्यादातर होने के चांसेस रहते हैं। इसकी वजह से जो फैट है वो अपने शरीर के आर्टरीज में, यानी कि ब्लड पहुंचाने वाली चैनल्स में वो इकट्ठा हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक या फिर लकवा, पक्षाघात वगैरह आ सकता है। तो फैट की मात्रा सही होनी चाहिए। अब कुछ जानकारी मैं देना चाहूँगा किस तरह का फैट हम लें तो हमको नुकसान कम होगा। तो इसमें क्या है कि कभी भी हम खाना बनाएं तो उसमें जितनी कम से कम मात्रा ऑयल की हो वही यूज़ करें, कम से कम तेल का यूज़ करें। इसके अलावा जिस तेल में हम खाना बनाते हैं, जिस ऑयल को यूज़ करते हैं, उसको रोटेट करें। किसी दिन मस्टर्ड ऑयल, किसी दिन सनफ्लावर ऑयल, किसी दिन ग्राउंडनट ऑयल, ऐसे करके उसको रोटेट करते रहें। इसके अलावा जो मीट हम खाते हैं वो लीन मीट होना चाहिए, उस पर फैट की परत ना हो तो अच्छा है। उसी तरह से अगर हम जो मछली का जो फैट है वो शरीर के लिए ज़्यादा लाभदायक है। अगर हम पोल्ट्री के फैट की बात करें तो उससे ज़्यादा फायदेमंद मछली का फैट है। उसी तरह से अंडा जो है, अगर एक से ज़्यादा अंडे को हम अवॉइड करें तो वो ठीक है। और जब मिल्क का भी हम दूध का सेवन करते हैं तो उसमें भी लो फैट मिल्क का अगर इस्तेमाल करें तो वो बेटर है। अब बहुत तरह के फैट के बारे में हम जिक्र सुनते हैं, जैसे सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट या फिर पॉली अनसैचुरेटेड फैट, जिसको हम पूफा भी कहते हैं। तो ये अलग अलग तरह के फैट्स हैं। इसमें जो सैचुरेटेड और ट्रांस फैट है उसको हमको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये जो है यही शरीर में जाके एथेरोस्क्लेरोसिस नाम की बीमारी करते हैं। तो उसका सेवन हमारे खाने की मात्रा में कम होनी चाहिए। तो अब सैचुरेटेड फैट जो है वो जितने एनिमल फैट हैं, जो हम मीट है, बटर है या मिल्क प्रोडक्ट है, ये सब इसमें सैचुरेटेड फैट होता है। तो ये इसका इस्तेमाल हमको रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। उसी तरह से जो प्लांट सोर्स से जो फैट आता है उसमें अनसैचुरेटेड फैट नहीं होता है, तो वो मीट या मिल्क प्रोडक्ट में जो फैट होता है उससे बेटर है। अब जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पूफा जिसको हम बोलते हैं, तो पूफा जो है वो हमारे लिए ज़्यादा लाभदायक है। अगर हमको फैट खाना है तो पूफा के रूप में लें तो बेटर है, क्योंकि इससे हमारा इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ता है और बॉडी में जो रोग करने के जो कारक होते हैं वो कम होते हैं और हार्ट के लिए भी अच्छा होता है। तो जो पूफा है वो मेनली जो फिश के जो फैट होते हैं, जो फिश का ऑयल है, वो उसमें पूफा की मात्रा ज़्यादा होती है। उसी तरह से जो ट्रांस फैट है, ट्रांस फैट हमको कोशिश करना चाहिए कि हमारे खाने में ना के बराबर हो। और ट्रांस फैट कैसे होता है, एक ही ऑयल को अगर हम बार बार उबालते रहते हैं और उसी में खाना बनाते हैं तो वो ट्रांस फैट की मात्रा उस खाने में ज़्यादा हो जाती है। और हमारे यहाँ जैसा कि देखा जाता है, जैसे पूरी एक ही ऑयल में बार बार तला जाता है, समोसा या कचौरी एक ही ऑयल में बार बार तला जाता है, तो इससे उस भोज्य पदार्थ में ट्रांस फैट की मात्रा बढ़ जाती है। और हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम ट्रांस फैट बिल्कुल ना खाएं, और अगर खाना ही पड़े तो बहुत उसकी मात्रा को हम बहुत कम रखें। तो इसलिए इस बात की जानकारी हमको रखनी चाहिए। इसके अलावा जो ट्रांस फैट है वो जो वनस्पति घी आता है या फिर उसमें भी ट्रांस फैट होता है। तो जो ऑयल है वो किस तरह का ऑयल हमारे लिए अच्छा है, उसमें पाम ऑयल, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, ये सब अच्छे हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया, इनको रोटेट करते रहना चाहिए। फैट के बाद बात आती है कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट, अगर ये बोले कि ये बेसिस ऑफ लाइफ है तो ये अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को जला के ही एनर्जी मिलती है, जिससे हम अपना डे टू डे का एक्टिविटी कर पाते हैं। तो ये जीवनदायी ऊर्जा है। तो हमारे खाने की जो एक वयस्क आदमी को जितनी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट है उसका 70 से 80% कार्बोहाइड्रेट से ही आना चाहिए। तो वो कौन कौन से पदार्थ हैं, भोज्य पदार्थ हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा है, तो उसमें गेहूँ, चावल या फिर बाजरा, मक्का, इन सब चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। उसी तरह से फ्रूट है, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। मिल्क में भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा फाइबर, डाइटरी फाइबर्स का बहुत महत्व है।
डाइटरी फाइबर में कार्बोहाइड्रेट भी होता है। अब डाइटरी जो फाइबर है उसका सबसे ज़्यादा फायदा क्या है? उसका फायदा ये है कि ये बहुत सारे रोगों से हमको बचाता है, जिसमें जो आंत का कैंसर है वो एक मुख्य चीज़ है। इसके अलावा डायबिटीज़ को रोकने में ये हेल्प करता है। फिर जो गॉल स्टोन, पित्त की थैली में जो पथरी बन जाती है उसको भी ये रोकता है। और इसकी वजह से जो शरीर में जो कॉन्स्टिपेशन किसी को प्रॉब्लम होती है उसमें भी ये मदद करता है। तो हमारे भोजन में भरपूर मात्रा में फाइबर होना चाहिए। और फाइबर किन किन चीज़ों में मिलता है? फाइबर हमें वेजिटेबल से मिलता है, जैसे पीज है, बीन्स है, या फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो भी हैं, ग्रेप्स, गुआवा और राइस, पल्सेस, स्प्राउट्स, इन सब चीज़ों में फाइबर ज़्यादा होती है। तो खाने में फाइबर की भी सही मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि इसके जो फ़ायदे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो ये हमने बात की कि हमारे पोषाहार का जो महत्वपूर्ण तत्व क्या क्या होने चाहिए और उनकी क्या क्या मात्रा होनी चाहिए। हेल्थ इज वेल्थ के अगले अंक में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि अगर कुपोषण हो जाए, सही मात्रा में हमको ये भोज्य पदार्थ ना मिले तो क्या क्या बीमारी होती है, उसके लक्षण क्या क्या हैं और उससे बचाव के क्या क्या उपाय हैं। धन्यवाद।